पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज भारती। मैं आपके साथ मदन मोहन। साथियों, आज मैं आपको राजधर्म का नया एपिसोड नहीं देने वाला, क्योंकि आपको करना पड़ेगा इंतजार कल का, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने राजधर्म का नया एपिसोड देख लिया है। तो अभी मैं क्या आपको दिखाने वाला हूं उसके बारे में बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि पालघर में जो घटनाएं हुई संतों के साथ, वह बेहद ही निंदात्मक है। इसके ऊपर हमने कई वीडियोज बना चुके हैं और देश के नामी गिरामी तमाम सच्चे पत्रकार जो हैं इसकी भर्त्सना कर चुके हैं, इसकी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। इसे किसी भी स्तर से टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा तबका है जिसे इस बात की संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मुसलमान जो नहीं घसीटा जा रहा है, और उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उन तमाम दंगाइयों के, लिंचरों के लिस्ट सामने कर दिए और दिखा दिए कि देखो खोजो इसमें से शोएब कौन है। क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उसमें वीडियो के अंदर एक जगह बोला जा रहा है कि बस छोड़ दो, बस अब छोड़ दो। इस चीज़ को वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बोला जा रहा है कि शोएब 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 एक मुस्लिम नाम है, तो उन लोग को मिल गया मिर्च मसाला। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये लिस्ट निकाल कर दिखाया कि इसमें बताओ किन के नाम शोएब हैं, तो उनके होश उड़ गए। और तब से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर और इवन ट्विटर पर भी उनके तोते उड़े हुए हैं। तो इसके बाद अब जब गोदी मीडिया यानी कि गधी मीडिया गैंग को कोई मसाला नहीं मिला, तो उसने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अपना निशाना बनाया। और इसी के चक्कर में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महंगा पड़ने जा रहा है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, और ख़ास करके कांग्रेसी स्टेट में अब उनके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया जाना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उनके खिलाफ किया जाता है, चूँकि करना बहुत ज़रूरी है, एक एक करके ही सही। लेकिन इन स्टूडियो में बैठ के दंगे भड़काने वाले पत्रकारों यानी कि पत्रकारों को सबक सिखाना आज समय की दरकार है, बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर लाइव आए हैं अलका लांबा जी। आइए सुनते हैं अलका लांबा जी को कि आखिर क्या हुआ और अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देना चाहता हूँ जिसके कारण अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए यह वीडियो। मिलेगी ये लोग, मीडिया आज बंद है, इस पर कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं। तो आपने देखा कितनी शर्मनाक बातें की जा रही है एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर। अरे एक महिला जो अपना देश छोड़ के आपके देश में आई है, उसके लिए तो ये देश अब उसका है। तुम जो हिंदू धर्म की वकालत कर रहे हो ना, मैया सीता मिथिलांचल की और अयोध्या में जाकर विराजमान होती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्त्री की तो यही कहानी है, और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल एक महिला के लिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और आज उन माँ बाप को भी शर्म आ रही होगी तुम पर जिसने तुम्हें जन्म दिया। बहरहाल साथियों, मैं अपनी टिप्पणी आपको राजधर्म के नए एपिसोड यानी कि कल आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप अलका लांबा जी को सुनिए आखिर क्या पूरी बात है और उस पर अलका लांबा जी का क्या कहना है। जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा सभी साथियों का स्वागत करती हूँ जो जुड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे, परिवार के साथ होंगे और पूरी तरह से सुरक्षित भी होंगे। मुझे आज बहुत लोगों ने कहा कि मैं फेसबुक के ऊपर लाइव आकर आप सभी से बात करूं, और मुद्दा
अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टेलीविज़न के ऊपर महाराष्ट्र पालघर के जो हुआ, बहुत शर्मनाक हुआ जो कुछ भी हुआ है, उसके ऊपर पूरा एक डिबेट किया, उसे कम्युनल किया, उसे सांप्रदायिक किया, उसे धर्म से जोड़ दिया। और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर जितनी अभद्रता वो कर सकते थे उन्होंने वो की। लोग चाहते थे कि पालघर महाराष्ट्र में 3 लोगों को, 3 इंसानों को एक भीड़ ने मार डाला। भीड़ ने 3 इंसानों को मार डाला। कानून को अपना काम करना चाहिए था और कानून अपना काम कर भी रहा है। लोग चाहते थे कि जो 3 इंसान मर रहे हैं उनमें इंसान से ज़्यादा उनका धर्म पहले देखा जाए, उनके कपड़े देखे जाए, उनका धर्म देखा गया, उनका पहनावा देखा गया और उन्हें पहचाना गया कि वो हिंदू और साधु संत हैं। लेकिन मारने वाले कौन है इस पे सोचें, उसकी जांच हो। उससे पहले जितने भी लोग थे वो उसे पूरी तरह सांप्रदायिक रंग देने, हिंदू मुस्लिम देने शुरू हो गए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। उन्हें मौका मिल गया था कि इस मौके से हाथ से नहीं जाना देना है और उन्होंने बिना इसकी जांच हुए, बिना सच्चाई सामने आए हुए इस पे ये फसाद फैला दिया कि एक धर्म के लोगों ने भीड़ में शामिल होकर दूसरे धर्म के लोगों को मार डाला है। लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है। 101 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और 101 लोग जिन पे FIR दर्ज हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, वो उसी धर्म के हैं जिस धर्म के ये 3 लोग मार दिए गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तुरंत कार्रवाई करते हुए 101 लोगों पर FIR दर्ज किए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ महाराष्ट्र सरकार बिना समय व्यर्थ किए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जी हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाए और 3 महीने से 6 महीने के अंदर इन सभी 101 लोग जो उसी सेम धर्म के हैं, भीड़ बनकर मार दिया गया, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और होनी चाहिए। और उम्मीद है ये कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार जरूर करेगी। अब बात आती है अर्नब गोस्वामी ने बस जैसे ही पता लगा एक मौका हाथ में लगा है, उसे वो जाने नहीं देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक डिबेट बुलाई जिसमें साधु संत और हर एक को बुलाकर बैठा लिया और बिल्कुल एग्रेसिव होकर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी तक के ऊपर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आज सोनिया गांधी जी की उम्र 73 है। इस साल 74 साल की सोनिया गांधी जी पूरी हो जाएंगी। 1968, आज से 53 साल पहले हिंदुस्तान की वो बहू बनकर इस देश में आई थी। एक स्पीच है उनका जो आज बहुत वायरल हो रहा है क्योंकि बात सोनिया गांधी जी के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने उठाई है। और मैं सभी से कहूँगी, बेटी बहू बनती है और जब बेटी बहू बनकर किसी के घर जाती है तो माँ और पिता उसे बताते हैं कि जिस दरवाजे पे तेरी डोली जा रही है उसी दरवाजे से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। अब हम नहीं, वही तेरे माँ बाप है, वही तेरा भाई बहन और तेरा नाम तक बदल दिया जाता है, पहचान बदल दी जाती है। सबसे पहला काम यही होता है। लेकिन सोनिया गांधी जी की एक स्पीच आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट की है, सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाएगा क्योंकि अभी कुछ और बातें हैं। क्योंकि सोनिया गांधी जी के साथ मैंने बहुत करीबी से काम किया, मुझे नहीं मालूम बहुत कितने लोगों को श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ उठने बैठने का, बात और काम करने का मौका मिला है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ। बहुत बार महसूस करती हूँ कि शायद उतने भारत के रीति रिवाज, संस्कार, पहनावा शायद मुझे नहीं आता जितना हिंदुस्तान की संस्कृति में वो ढल गई है पूरी तरीके से। एक उनका भाषण है, भावुक करने वाला है, सुनाऊंगी, सुनिएगा जरूर। Yes, I was born in Italy. I came to India in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. Yes, I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. I was born to proud and honest parents. I will never be ashamed of them. The Prime Minister can accede to whichever test he wishes to challenge my integrity, but he cannot take the truth away from my commitment and my love for India. And it is here that my ashes mingle with those of my loved ones.
आपने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को सुना, क्या कहा उन्होंने कि मैं इटली से भारत की बहू बनकर आई, और 48 साल जब वो भाषण दे रही थी तब 48 साल हुए थे, अभी तो 53 ईयर्स 53 साल 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं इस देश में आई, इस देश की नागरिकता उन्होंने ली, और उन्होंने ये कहा इस देश में से अब मेरी जो अंतिम सांस है वो इसी हिंदुस्तान की धरती पर लेंगी। उन पे जितने भी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ बहादुर महिला हैं, बहुत से बात हम पर बहुत से बातें की जाती हैं, कीचड़ उछाला जाता है, अभद्र भाषा, हम विचलित हो जाते हैं, लगता है सब छोड़कर भाग जाएं, पर बहादुर महिला है श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक बार नहीं बहुत बार उनके सामने चुनौतियाँ आई। 1968 में जब वो भारत की बहू बनकर हिंदुस्तान में आई थी, शादी को भी 23 वर्ष भी नहीं हुए थे, जी हाँ 23 साल भी नहीं हुए थे। 1991 में श्री राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गए। उससे पहले 1984 में एक बहू के तौर पर सोनिया गांधी जी इंदिरा गांधी जी के साथ ही रह रही थी और उनकी पूरी देखभाल कर रही थी। जब भी राजीव जी बाहर जाते थे तो अधिकतर सोनिया गांधी जी इंदिरा गांधी जी के साथ रहती थी, और 1984 में जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर हमला हुआ जिसमें उनकी जान भी चली गई, तब उनके साथ कोई था तो श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। उन्हें अपनी गोद में लिया, अस्पताल की तरफ दौड़ी और वहाँ इंदिरा जी ने अंतिम सांस ली। डर गई थी सोनिया गांधी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बातें होने लगी 1984 में, और सबसे ज़्यादा संघ भाजपा के लोगों में एक उत्साह इस तरीके का था कि शायद अब, क्योंकि राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, और सोनिया जी कभी नहीं चाहती थी कि राजीव जी हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखे, खासतौर से 1984 इंदिरा जी के असैसिनेशन, हत्या के बाद। भाजपा में जश्न होना स्वाभाविक था, उनको लग रहा था कि उनकी राह का कांटा निकल गया है। लेकिन 1984 में इंदिरा जी के बाद राजीव जी को मनाया गया, सोनिया जी के मना करने के बावजूद, क्योंकि उन्हें चिंता थी, उनके सामने उनके इंदिरा जी ने प्राण त्यागे थे और राजीव जी की भी जान को खतरा था, उनके परिवार को खतरा था, उन्हें ऐसा लगने लगा था। लेकिन पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और वो 1984 इंदिरा जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सोनिया जी ने साथ नहीं छोड़ा, पूरी अफवाहें फैला दी गई 1984 के बाद कि अब राजीव जी का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, सोनिया गांधी जी ने राजनीति में आने नहीं देना चाहती। अब राहुल जी की उम्र 14 साल थी और प्रियंका गांधी की उस समय उम्र 12 साल थी। अब देश छोड़कर, देश का सारा खजाना देश को लूट कर भाग जाएंगे, ये उस समय जो है अफवाहें फैलाई जाती थी संघ और भाजपा के द्वारा कि बदनाम किया जाए, नहीं ये भागने वाले हैं, लेकिन वो भागे नहीं। राजीव जी ने जिम्मेदारी ली, देश की बागडोर अपने हाथों में ली, और उसके बाद जो किया राजीव जी ने, उसे सोनिया जी को भी देखकर गर्व होने लग गया कि युवाओं में जो है 21वीं सदी की बात करना, कंप्यूटराइजेशन का दौर लाना, पंचायती राज लाना, महिलाओं के लिए आरक्षण लाना, और बहुत सी क्रांतियाँ राजीव जी ने जब लानी शुरू की तो सोनिया गांधी जी का भी विश्वास जो है वो वापस आने लग गया और वो ताकत बनकर राजीव जी के साथ खड़ी होगी। पर कुछ ही साल में दूसरा टेन्योर मिलता, उससे पहले 1991 में राजीव जी भी इस दुनिया से चले गए। उस समय राहुल जी की उम्र लगभग 20 साल और प्रियंका जी की उम्र 18 साल रही होगी। फिर वही दोबारा अफवाहें फैलाई गई संघ भाजपा के, उनको लगा एक बार फिर उनके राह का कांटा निकल चुका है, और ये कहा गया कि अब ये सोनिया गांधी अपने बच्चों को लेकर देश का खजाना लूट कर देश से भागने वाली है। फिर यह अफवाह फैलाई गई दूसरी 84 के बाद 91 में, पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी जी ने इंदिरा जी और एकदम राजीव जी कुछ ही 7-8 साल के बीच में दो बड़े हादसे हुए, दो बड़ी शहादतें हुई, और जिससे वो स्वाभाविक है, एक माँ थी, अकेली रह गई थी, डरना स्वाभाविक था। हिंदुस्तान की राजनीति किस तरफ जा रही थी, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान की राजनीति कांग्रेस से पूरी तरह से 1991 के बाद काट लिया, और पूरी तरह अपनी घर गृहस्थी और भाजपाई पूरे 7-8 साल तक संघ के लोग अफवाह फैलाते रहे कि ये भागेंगी, जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे याद है 1997
कांग्रेस प्लेनरी सेशन कलकत्ता में हुआ था। मैं उस समय लगभग 21 वर्ष की थी, पर NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस के छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और मैं भी कांग्रेस के उस प्लेनरी सेशन कलकत्ता के मंच पर थी जहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूरी कांग्रेस ने आह्वान कर आने के लिए आमंत्रित किया था। और श्रीमती सोनिया गांधी जी 1997 में कांग्रेस के उस मंच पर आई। वहाँ उन्होंने पहली बार 1991 के बाद 97 में पहली बार वो पब्लिक में आई और उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया। 1998 में उस समय भी कांग्रेस के छात्र संगठन की NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। वो जो दौर था कि कांग्रेस बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी, संगठन का कुछ पता नहीं था, देश की सरकारों में पता नहीं कितने प्रधानमंत्री जो है वो एक के बाद एक बदल रहे थे, अस्थिरता का दौर था। और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी से 1998 में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए कहा गया, क्योंकि देश के लिए कांग्रेस का एक रहना, कांग्रेस का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी था। और कांग्रेस को एक रखने का काम, मजबूत करने का काम और आगे ले जाने का काम अगर कोई कर सकता था तो वो श्रीमती सोनिया गांधी जी। ये कांग्रेस की एक विश्वास था। मैं उस दौर में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, इसलिए बहुत करीबी से उस सारे घटनाक्रम को मैं देख रही थी। और सोनिया गांधी जी ने उस समय मान लिया, तैयार हो गई कि मैं कांग्रेस की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, बट चुनाव के माध्यम से। लोगों ने कहा चुनाव की जरूरत नहीं है, आप बस कांग्रेस के अध्यक्ष पद ले लीजिए। लेकिन उन्होंने चुनाव के माध्यम से कांग्रेस का पहली बार 1999 के अंदर कांग्रेस की 1998 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का फैसला किया और चुनाव हुआ। कांग्रेस के भीतर चुनाव हुआ और जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के सामने नामांकन दाखिल किया। चुनाव हुआ कांग्रेस के अंदर और श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनकर आई। लेकिन जतिन प्रसाद जी का क्या हुआ? सोनिया गांधी जी की एक खुली सोच का ही नतीजा था कि उन्होंने कहा जतिन प्रसाद जी आपके पास एक लंबा अनुभव है, कांग्रेस की आपने सेवा की है, मैं चाहती हूँ कि आप उनकी मेरी टीम में रहेंगे, सोनिया गांधी जी ने कहा। और जतिन प्रसाद जी ने इसे माना और कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी बनी। और जतिन प्रसाद जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के चुने गए। 99 का चुनाव आ गया। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास था कि आपको कांग्रेस का तो अध्यक्ष का चुनाव आपने लड़ा, चुन कर आई, आपको लोगों ने मत वोट दिया, जिताया। अब आपको देश का भी चुनाव लड़ना चाहिए। चाहे तो अपर हाउस में वो रह सकती थी राज्यसभा से, लेकिन नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ना चुना और अमेठी से 1991 का पहला चुनाव लड़ने के लिए गए। तब क्या हुआ? क्या रास्ता आसान था सोनिया गांधी जी के लिए? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। 1991 में जब उन्होंने 1999 में जब पहला चुनाव अमेठी से नामांकन दाखिल किया तो दूसरा नामांकन उन्होंने कर्नाटका के बल्लैरी से भी फाइल किया। ये पहला चुनाव था श्रीमती सोनिया गांधी जी का। फिर संघ और भाजपा को लगा, 84 में लगा था कांटा निकल गया, नहीं निकला। 1991 में उनको लगा कि राजीव जी के जाने के बाद कांटा निकल गया, लेकिन कांटा नहीं निकल रहा था। अब सोनिया गांधी जी आ गई हैं जो पूरी कांग्रेस को एक रखते हुए चुनाव के मैदान में खड़ी थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी, और उस समय मैं याद करती हूँ स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भाजपा और संघ ने सोनिया गांधी जी के सामने खड़ा करने के लिए अपनी सबसे कद्दावर नेता श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को चुना। सुषमा स्वराज जी को लगा अमेठी तो शायद संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, लेकिन बेल्लैरी से, कर्नाटका से उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। और इस बात को उन्होंने कहा, अगर गूगल करेंगे, कि अगर वो चुनाव हार जाती हैं, अगर सोनिया गांधी जी चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बन जाती हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था, तो वो अपना सर मंडवा देंगी और वो ज़मीन पर सोएंगी। बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि अगर वो चुनाव हारी तो वो अपना सर, सुषमा स्वराज जी ने कहा, सर मंडवा देंगी और ज़मीन पर सोएंगी। और नतीजा क्या आया? श्रीमती सोनिया गांधी जी 1999 का अमेठी और बेल्लैरी कर्नाटका का चुनाव भारी बहुमत से जीत गई और सुषमा स्वराज जी भाजपा संघ की बुरी हार वहां पर हुई। ये चुनौतियां थी। कांग्रेस के अंदर भी उनको चुनौती आई थी जब 1999 में चुनाव जीत कर आई, 1998 में अध्यक्ष बनी, तब शरद पवार जी और हमारी सांगमा जी तो रही नहीं अब दुनिया में, तारिक अनवर जी, इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। उन्हें लगता था सोनिया जी अध्यक्ष बन गई हैं तो सोनिया जी प्रधानमंत्री की भी दावेदारी करेंगी, इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया। और विरोध के चलते, क्योंकि सोनिया जी चुन कर आई थी, अध्यक्ष बनी थी, देश का चुनाव जीता था 1999 का उन्होंने 2 जगहों से। उसके बाद पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता के तौर पर से देखते हुए तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। 99 की आपको मैंने बात बताई कि किस तरह से वो हरा कर आई और नेता विपक्ष के तौर पर
1999 के चुनाव के बाद नेता विपक्ष के तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संसद के अंदर जिम्मेदारी संभाली और 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सोनिया गांधी जी के साथ जो संस्कारों की बात करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की बात करते हैं, बहू और बेटियों की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत तस्वीरें आपको सोनिया गांधी जी के साथ दिखेंगी कि कितना सम्मान करते थे वो एक महिला का, एक नेता के तौर पर। और कभी उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन पर जो है उंगली शायद कभी उठाई। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, एल के अडवाणी जी हों, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की, सोनिया जी के साथ एक सम्मान था। लेकिन आज जितना स्तर नीचे गिर सकता है उसे गिराने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करिए, क्योंकि कांटा एक ही दिख रहा है। तस्वीरें हैं मेरे पास, सोनिया जी की ये किताब है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी और बड़े नेताओं के साथ सोनिया जी के कैसे संबंध रहे जब वो नेता विपक्ष थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कितना सम्मान था उन्हें। 1999 के बाद जो है अगला चुनाव 2004 का आया। सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, लड़ा ही नहीं गया, जीता गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हार गई और 2004 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब यहाँ पर देखना था कि कांग्रेस के अंदर से आवाज़ उठी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये 2004 की बात कर रही, जो भाजपा हार गिर कांग्रेस ने वापसी की थी। अब फैसला सोनिया गांधी जी को करना था। पूरी कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और ये वापसी उनकी वजह से संभव हुई है। 7 साल 8 साल के बाद वो वापसी हुई थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के बाद। तो सोनिया जी को पदभार संभालना चाहिए, पर सोनिया गांधी जी ने भावुक एक भाषण दिया और सबकी बात को सुना और फैसला लिया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे किया। ये त्याग श्रीमती सोनिया गांधी जी में है। ये बलिदान इंदिरा जी और राजीव जी के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन से जुड़े रहना और इस तरह के भाषण जो आपको मैंने शुरू में सुनाए हैं कि उन्होंने कहा है, मुझे गर्व है अपने माता पिता के ऊपर जिन्होंने मुझे जन्म दिया। 1968 में मैं वहाँ से भारत बहू बनकर आई और आज मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 50-53 साल मैंने दिए हैं और अब मेरी यहीं पर जो है मैं चाहती हूँ अंतिम सांस ले। 73 साल की हो चुकी हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।